हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 23 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। केंद्रीय शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन एंड दीव के प्रशासक कौन है? हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव? ऑप्शंस हैं एन रंगास्वामी, सीवी आनंद बोस, प्रफुल्ल खोड़ा पटेल या फिर सरदार सलीम हैदर खान। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन से भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Prime Minister Narendra Modi's visit to Poland was the first by an Indian Prime Minister after which former Prime Minister? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा किस पूर्व प्रधानमंत्री के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, मोरारजी देसाई। आपको जानना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 21-22 अगस्त को पोलैंड विजिट किया है। ये फर्स्ट विजिट है किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर द्वारा पोलैंड की पिछले 45 वर्षों में। इनसे पहले मोरारजी देसाई जब भारत के प्रधानमंत्री थे वो पोलैंड विजिट किए थे 1979 में। और अब पोलैंड विजिट के बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन भी पहुंचे और 1992 जब भारत और यूक्रेन के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित हुए उसके बाद से किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये पहली विजिट है। अच्छा, ये भी जानिएगा कि पोलैंड में सबसे पहले इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो विजिट की थी। अब पोलैंड की राजधानी वॉर्सो में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मॉन्यूमेंट टू द बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो इसको अपनी श्रद्धांजलि दी है, यहाँ पर विजिट किया है। और पोलैंड, इंडिया और भी जो कंट्रीज़ के सोल्जर्स हैं इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो इटली में, तो उनके लिए ये एक मॉन्यूमेंट बनाया गया है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वॉर्सो में ही कोल्हापुर मेमोरियल को भी विजिट किया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो प्रिंसेस स्टेट ऑफ कोल्हापुर था इसने जो पोलैंड के पीपल हैं उन्हें उनकी जो है हेल्प की थी। साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वॉर्सो में ही द डॉबरी महाराजा मेमोरियल को भी विजिट किया और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द शेफ डे मिशन ऑफ द इंडियन कंटिजेंट फॉर द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स? पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों के लिए भारतीय दल का शेफ डे मिशन किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, सत्य प्रकाश सांगवान। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने सत्य प्रकाश सांगवान को शेफ डे मिशन नियुक्त किया है भारतीय दल का, जो पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए गई है। सांगवान वाइस प्रेसिडेंट है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के। तो सांगवान जो है इंडिया का जो लार्जेस्ट एवर कंटिजेंट है 84 पैरा एथलीट्स जो कि 12 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करेंगे, इनका नेतृत्व करने वाले हैं। शेफ डे मिशन का जो रोल होता है वो लीडरशिप, मेंटरशिप और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग से संबंधित होता है। विच कंट्री विल नाउ होस्ट द 2024 आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप? 2024 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। 2024 आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 9th एडिशन होने वाला है आईसीसी वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट का। ओरिजिनली ये 3 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच में बांग्लादेश में जो है आयोजित होना शेड्यूल्ड था, पर आप जानते हैं बांग्लादेश में किस तरह की सिचुएशन है। इंटरिम गवर्नमेंट है वहाँ पर, डेमोक्रेसी अभी नहीं है, तो इसलिए अब ये जो वेन्यू है ये बांग्लादेश से हटाकर यूनाइटेड अरब अमीरात कर दिया गया है। हालांकि होस्ट इसको बांग्लादेश ही कर रहा है, पर यूएई में। विच स्टेट गवर्नमेंट रिलीज द जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट? जस्टिस हेमा समिति की रिपोर्ट किस राज्य सरकार ने जारी की? सही आंसर ऑप्शन ए है, केरल। देखिए, जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट रिलीज़ की गई है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। आपको बता दें ये रिपोर्ट 4.5 साल पहले सबमिट की गई थी केरल के चीफ मिनिस्टर पिनाई विजयन को, पर ये रिलीज़ अब की गई है। 233 पेज का ये डॉक्यूमेंट है, इसमें बता रहे हैं किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है फीमेल एक्टर्स के साथ और किस तरह से कास्टिंग काउच यहाँ पर होता है। जो फीमेल एक्टर्स होती हैं किस तरह से उनको जो है सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है। जुलाई 2017 की बात है, स्टेट गवर्नमेंट ने 3 मेंबर कमेटी बनाई थी जिसकी अध्यक्षा जस्टिस के हमारा ही जो कि रिटायर्ड केरल हाई कोर्ट जज हैं।
इन्हीं के साथ टी शारदा, वेटरन एक्टर और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर के बी वलसा कुमारी, ये भी इसकी मेंबर रही थी। तो जो भी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट या फिर परवेसिव जेंडर इनइक्वालिटी के जो केसेस हैं उनके बारे में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी। मल्टीपल वुमेन जो है इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री में, उनसे बातचीत करने के बाद रिपोर्ट सबमिट की गई थी केरल के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन को दिसंबर 2019 में। प्राइमस क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन इशूड बाय विच बैंक? प्राइमस क्रेडिट कार्ड किस बैंक द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी एक्सिस बैंक है। आपको जानना चाहिए एक्सिस बैंक ने वीज़ा के साथ मिलकर प्राइमस क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस किया है। कई तरह की इसमें जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, जैसे कि culinary experiences including reservations at top restaurants, Michelin starred establishments। इवन इनको इनविटेशन भी प्राप्त होगा प्राइवेट आर्ट गैलरीज से, ग्लोबल इवेंट से, और ट्रैवल आइटिनरीज भी एंजॉय कर सकते हैं प्राइवेट जेट्स पर। आपको जाना चाहिए सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको माइग्रेट कर दिया गया है एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर। रिसेंटली व्हाट नेम्स वर गिवन टू द 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स इन द इंडियन ओशन? हाल ही भारतीय महासागर में 3 जलमग्न संरचनाओं को क्या नाम दिया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है अशोका, चंद्रगुप्त एंड कल्पतरु। हाल ही में 3 अंडर वाटर स्ट्रक्चर जो कि इंडियन ओशन में हैं, इन्हें अशोका, चंद्रगुप्त और कल्पतरु नाम दिया गया है। ये नेमिंग प्रपोज की गई थी इंडिया द्वारा और अप्रूव किया गया इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनेस्कोज इंटरगवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन के द्वारा। अब आपको बता दें इंडियन ओशन में 7 स्ट्रक्चर्स हैं जो इंडियन साइंटिस्ट या फिर भारत द्वारा नेम प्रपोज किए गए हैं उनके नाम पर रखे गए हैं। तो ये जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हाल ही में नेम किया गया है, इन्हें डिस्कवर किया गया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा के ओशनोग्राफर्स के द्वारा। देखिए जो एग्ज़ाम, ये जो मैंने आपको बताया नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च कहाँ पर है? गोवा में। ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में देख चुका हूँ मैं भी, ये पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको आप याद रखिएगा कहाँ पर है ये, गोवा में। तो जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं ये साउथ वेस्ट इंडियन रीच एरिया ऑफ इंडियन ओशन में लोकेटेड है और इन्हें डिस्कवर किया गया था हाल ही में इंटरनेशनल सर्वे एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम के तहत। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट, व्हाट वाज द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2023? ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट के अनुसार 2023 में युवाओं की बेरोजगारी दर कितनी थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है 13%। देखिए आपको जानना चाहिए कि पिछले 4 साल में प्रोग्रेस देखी गई है एम्प्लॉयमेंट में, और जो ग्लोबल यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है 15 से 24 का एज ग्रुप का, वो 15 साल के अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि आगे भी ये घटेगा। ऐसा ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स फॉर यूथ 2024 रिपोर्ट ने कहा है, जिसे रिलीज किया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO के द्वारा। 2023 यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये 13% रहा है, यानी कि 64.9 मिलियन पीपल रहे हैं, ठीक है। और 2019 में 13.8% रहा था। जो प्री पैंडेमिक रेट था वो 13.8% था, लेकिन 2023 में 13% हो गया है और कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर या माफ़ कीजिएगा दिस ईयर 12.8% ये रहने वाला है। हालांकि अरब स्टेट्स, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और पैसिफिक में जो यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 2019 के मुकाबले 2023 में ज़्यादा रहा है। रिपोर्ट ने भी कहा है कि जो नंबर ऑफ़ यंग पीपल हैं जो नॉट इन एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और ट्रेनिंग है NEET, ये भी कंसर्निंग है और 20.4% ये रहे हैं इस तरह के यंग पीपल जो कि ना कि एम्प्लॉयमेंट है, ना एजुकेशन संबंधित है, ट्रेनिंग से संबंधित है, और हर एक 3 ऐसे बंदों में से 2 वीमेन हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं जो एग्ज़ाम में आपसे जो है कई बार पूछ ली जाती हैं, उन पर आपका ध्यान रहना चाहिए। जैसे ILO हमने देखा, तो ILO का स्थापना वर्ष कई बार पूछा जाता है 1919। ऐसे ही जैसे आपका ये बिम्स्टेक है, इसका स्थापना ईयर कई बार पूछा जाता है 1997। तो ये कई बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आया आपसे, ठीक है, या आपने सोचा कि महत्वपूर्ण नहीं है, पर यहाँ पर आपने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो देखा, तो जल्दी से आप इसको अपने आप ही माइंड में इसको रिवाइज कर लीजिए, कहाँ इसका हेडक्वार्टर्स है, कहाँ पर कब इसकी स्थापना हुई थी, बस।
During the fiscal year 2023-24, which country accounted for the highest share of foreign portfolio investors investing in India? वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान भारत में निवेश करने वाले विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की हिस्सेदारी किस देश से सबसे अधिक थी? सही आंसर ऑप्शन डी यूनाइटेड स्टेट्स है। आपको जानना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से हाईएस्ट शेयर रहा है 2023-24 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का, जिन्होंने भारत में इन्वेस्ट किया है। ऐसा एक रिपोर्ट ने बताया है, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी द्वारा रिलीज़ की गई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि 31 मार्च 2024 तक टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रहे भारत में, वो 11,219 पहुँच गए हैं। ठीक है, इनमें से यूनाइटेड स्टेट्स की ओर से 3,457 इन्वेस्टर्स रहे हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर रहा, उसके बाद लग्जमबर्ग रहा 1393 इन्वेस्टर्स के साथ, और फिर तीसरे नंबर पर कनाडा रहा है 804 इन्वेस्टर्स के साथ। एक तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है, एक एफडीआई होता है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इन दोनों में एक अंतर होता है। जैसे ये एफपीआई है ना, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं ये किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, उसके जो एसेट्स वगैरह हैं उसमें। ठीक है, शॉर्ट टर्म आप इसको कह सकते हैं। इसमें आप ओनरशिप नहीं ले रहे हैं किसी कंपनी की। ऐसा नहीं कि आपने 51% या 50% से ज़्यादा आपने जो है शेयर ले लिया, आप उसके ओनर ही बन गए। ठीक है, तो वो हो जाता है फिर एफडीआई। यहाँ ये क्या होता है एफपीआई। यहाँ पर आप जो असेट्स होते हैं इंक्लूडिंग बॉन्ड्स, स्टॉक्स, कैश इक्विवेलेंट्स, कैश इक्विवेलेंट मतलब गवर्नमेंट इशूड ट्रेजरी एंड सेविंग बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मनी मार्केट फंड्स, इनमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपने कोई शेयर ले लिया और उसको 2-3 दिन बाद बेच भी दिया। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म आप यहाँ पर प्रॉफिट कमाते हैं। लिखा भी है अनलाइक एफडीआई द इन्वेस्टर डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू और कंट्रोल ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन विच दे हैव इन्वेस्टेड। तो इनका काम ये नहीं होता है एफपीआई इन्वेस्टमेंट का कि आप किसी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लें। विच कंपनी साइंड एमओयू विद इंडियन नेवी फॉर मैरीन इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स? किस कंपनी ने समुद्री उपकरण और प्रणालियों के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है बीईएमएल। देखिए, बेंगलुरु हेडक्वार्टर बीईएमएल, इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है डायरेक्टोरेट ऑफ मैरीन इंजीनियरिंग इंडियन नेवी के साथ। और दिस लैंडमार्क एग्रीमेंट इज अ पाइवटल स्टेप इन इनहेंसिंग बायलैटरल कोऑपरेशन फॉर द इंडिजिनस डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चर, टेस्टिंग एंड प्रोडक्ट सपोर्ट ऑफ क्रिटिकल मैरीन इक्विसिस्टम एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो जो मैरीन इक्विपमेंट एंड सिस्टम्स हैं उससे संबंधित यहाँ पर कोऑपरेट किया जाएगा। द पार्टनरशिप एम्स टू strengthen self-reliance in defense production and minimize reliance on foreign products. India signed first ever green ammonia export agreement with which country? भारत ने किस देश के साथ पहले हरित अमोनिया निर्यात समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन है जापान। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, इन्होंने एक जो साइनिंग किया गया है फर्स्ट एवर एग्रीमेंट, जिसके तहत ग्रीन अमोनिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा भारत से जापान के बीच। तो जो पूरा इवेंट हुआ इसकी अध्यक्षता की है। हेड्स ऑफ टर्म्स एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन सैमकॉर्प इंडस्ट्रीज, सोलिड्स कॉर्पोरेशन, क्यूसू इलेक्ट्रिक पावर, एनवाईके लाइन। तो इन सभी कंपनीज ने एग्रीमेंट साइन किया है और इसके तहत क्रॉस बॉर्डर ग्रीन अमोनिया सप्लाई की जाएगी भारत से जापान के बीच में। इस एग्रीमेंट के तहत जो सैमकॉर्प इंडस्ट्रीज है वो ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन को लीड करने वाली है भारत में यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। Under which mission were the अमृत ज्ञान कोश पोर्टल एंड द फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च्ड? अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल किस मिशन के तहत शुरू किए गए? सही आंसर ऑप्शन है मिशन कर्मयोगी। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमृत ज्ञान कोश पोर्टल और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है मिशन कर्मयोगी के तहत। मिशन कर्मयोगी नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, आप सबने सुना ही होगा। इसका मतलब है जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ाना, राइट एटीट्यूड, स्किल्स एंड नॉलेज उनको प्रोवाइड कराना। मझगांव डॉक शिप बिल्डिंग, मझगांव डॉक लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद थेशन ग्रुप मैरीन सिस्टम्स फ्रॉम विच कंट्री टू बिल्ड 6 सबमरीन्स? मझगांव डॉक लिमिटेड ने 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए किस देश के थ्रेशन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ साझेदारी की? सही आंसर ऑप्शन सी है जर्मनी। देखिए, मझगांव डॉक लिमिटेड ने इंडियन नेवी का अप्रूवल प्राप्त कर लिया, जिसके तहत ये 6 सबमरीन बनाने वाला है 60,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट कॉस्ट के साथ। तो इसके लिए एमडीएल ने जर्मनी की जो थेसन ग्रुप मेरीन सिस्टम है इसके साथ पार्टनरशिप की है और सबमरीन्स यहाँ पर बनाई जाएंगी अंडर प्रोजेक्ट 75 इंडिया।
Thiruvananthapuram International Airport Limited has been awarded with prestigious award by Green Tech Foundation. तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को ग्रीन टेक फाउंडेशन द्वारा किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है, पॉल्यूशन कंट्रोल वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सीलेंस अवार्ड। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को पॉल्यूशन कंट्रोल वेस्ट रिसाइकलिंग एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है ग्रीन टेक फाउंडेशन के द्वारा, और ये अवार्ड इन्हें दिया गया है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। The types of waste included plastic, wet and dry municipal solid waste and some quantities of hazardous waste. The airport has been consistently prioritizing the minimization of waste through the implementation of the 5R strategy of reduce, reuse, recycle, reprocess and recover. Which new initiative has the Himachal Pradesh state government unveiled to promote natural farming? हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस नई पहल की शुरुआत की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, हिम उन्नति। हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, हिम उन्नति इसका नाम है। इसका मकसद राज्य में नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना। 150 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं इस स्कीम के तहत, और लगभग 1.92 लाख फार्मर्स यहाँ पर फ़ायदा उनको मिलने वाला है, ताकि वो केमिकल फ्री फार्मिंग पर अपना ज़्यादा ध्यान दें। अंडर हिम उन्नति द गवर्नमेंट विल कंसोलिडेट स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स टू इनेबल बल्क प्रोडक्शन इंश्योरिंग अ सफिशिएंट मार्केटेबल सरप्लस। इंडिया एंड इसराइल हैव पार्टनर टू एस्टैब्लिश अ सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एट विच इंस्टीट्यूशन? भारत और इसराइल ने किस संस्थान में सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन भी IIT मद्रास है। इंडिया और इसराइल ने सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी स्थापित करने के लिए पार्टनरशिप की है। ये सेंटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास चेन्नई में इस्टेब्लिश किया जाएगा। द सेंटर ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी एम्स टू बिकम अ हब फॉर इनोवेशन रिसर्च एंड capacity building in water technologies, particularly focusing on sustainable solutions for urban water supply. Neelakurinji has been included in the official red list of threatened species by which international organization? नीलकुरिंजी को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आधिकारिक रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? सही आंसर ऑप्शन भी IUCN है। तो IUCN केवल जीव जंतुओं को नहीं, बल्कि जो ये होती हैं प्लांट स्पीसीज, इन्हें भी रेड लिस्ट में डालता है। तो नीलकुरिंजी, जिसे आप स्ट्रोबिलैंथिस कुंथियाना साइंटिफिक नेम है, ठीक है, एक पर्पलिश फ्लावरिंग श्रब है ये, जो कि 12 साल में एक बार ब्लूम होती है, एक बार खिलती है। इसे IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने अपनी ऑफिशियल रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज में शामिल किया गया है। तो जो वल्नरेबल कैटेगरी के तहत थ्रेटेंड स्टेटस आता है वो दिया गया है IUCN के द्वारा इसे। तो जो ये नीलकुरिंजी है ये एक एंडेमिक श्रब है, 3 मीटर की हाइट तक होता है। केवल जो हाई एल्टीट्यूड शोर और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वहाँ पर पाई जाती है, 1340 से 2600 मीटर की ऊंचाई पर। अपने ब्लूमिंग के लिए जानी जाती है 12 साल में एक बार, और पर्पलिश ब्लू कलर ये पूरे माउंटेन ग्रासलैंड को प्रोवाइड करा देती है। आपको जाना चाहिए इसकी 34 सब पॉपुलेशंस हैं विद इन 14 इको रीजन्स ऑफ हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रेंजेस ऑफ साउथ वेस्ट इंडिया, और 33 सब पॉपुलेशन वेस्टर्न घाट में है, और एक कहाँ पर है? ईस्टर्न घाट में। ज़्यादातर जो इसकी सब पॉपुलेशन है वो नीलगिरीज ऑफ तमिलनाडु, मुन्नार, पलानी कोडाईकनाल और अनामलई माउंटेन्स में पाई जाती है। टू द पॉइंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। हु टुक ओवर द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? Ashok Kumar Singh. Rapid Innovation and Startup Expansion Accelerator is a bilateral program between India and which country? CSIRO, Australia. When is the International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion or belief observed? August 22. Which country confirmed the first case in Asia of a new Mpox variant a day after Sweden reported the first case outside Africa? Answer is Pakistan. Central Consumer Protection Authority imposes penalty of rupees 3 lakh on Sriram's IAS for advertising misleading claims regarding result of UPSC Civil Service Exam 2022. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन्हें आपको अभी कमेंट बॉक्स में ट्राई करना है। विच स्टेडियम इन पेरिस इज कॉल्ड स्टेड ओलंपिक? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया सेकंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? अंडर द नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम व्हाट अमाउंट इज प्रोवाइडेड टू विडोज पर मंथ? When is the International Day for the Remembrance of the Slave Trade and its Abolition observed? Which state was recognized as the best state in horticulture at the prestigious Agriculture Leadership Awards 2024? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य प्रोवाइड कराइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही आपको बता दें विजेता बैच जो कि बैंकिंग अवेयरनेस स्पेशल बैच है, ये हमारा शुरू हो चुका है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर।
इसमें हम आपको 1 साल की वैलिडिटी है और इसमें पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वीडियोस प्लस पीडीएफ्स, डेमो वीडियोस एंड पीडीएफ ऑलरेडी अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, उन्हें भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप अपना इसको बाय कर सकते हैं एक बार देखने के बाद। और 1 साल की वैलिडिटी जैसे मैंने बताया। कोई भी अगर आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो नंबर आपको दिया गया है 8448169188, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग है 100 स्टूडेंट्स के लिए 399 फीस है, उसके बाद फिर रेगुलर प्राइस एक्टिव हो जाएगा। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आफ्टर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना मेरा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसीएस, जहां पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप कोर्स बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं हमारी किसी भी कोर्स से संबंधित, तो ये हमारा व्हाट्सएप, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं 8448169188 पर। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट्स के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।